गाइस, वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस पर कि क्या क्या चैप्टर्स और कितने चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं और किस यूनिट से कितने मार्क्स हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी जनन यानी रिप्रोडक्शन। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो आई थी मेरी जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि जो सजीव होते हैं वो सदैव अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा करने के लिए उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो भी किसका, रिप्रोडक्शन का। अगर जनन की सामान्य परिभाषा कही जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी समान संरचना वाले जीवों को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में इस यूनिट से 14 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 4 चैप्टर्स है इसमें। पहला है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में आप बेसिकली जनन के बारे में ही समझेंगे कि जनन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कायिक जनन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर सेकंड है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे पुष्प की संरचना क्या है, उसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। परागण किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और कुछ इवेंट्स आ जाते हैं जैसे निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन क्या होता है, फिर निषेचन पश्च घटना में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर अंततः हम ये पढ़ेंगे कि बीज का विकास किस प्रकार होता है और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर थर्ड चैप्टर है मानव जनन। ठीक है, अब ह्यूमन जो होते हैं वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या क्या है, युग्मक जनन क्या है यानी युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, एक चीज़ और कि किसी भी शब्द के आगे यदि जनन का शब्द जनन लग जाता है तो उसका अर्थ होता है उसका निर्माण होना। ठीक है, युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मक का निर्माण होना। इसी प्रकार शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का निर्माण होना, अंड जनन अंडाणु का निर्माण होना। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्तन। ठीक है, भ्रूण से लेकर संपूर्ण शिशु किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट है हमारा जनन स्वास्थ्य। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य की क्या है, जनन स्वास्थ्य है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या है ये, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है ना। परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के बारे में पढ़ेंगे यानी फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये यूनिट यही हमारी ख़त्म हो जाती है। यूनिट सेकंड है हमारी आनुवंशिकी और विकास। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये 18 मार्क्स की यूनिट है ये। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो पहले बात आती है कि वंशागति किसे कहते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माता पिता से लक्षणों का उनकी संतानों में जाना क्या कहलाता है, वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंडल के नियम के बारे में जानेंगे, लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मनुष्य में किस प्रकार से होता है, पक्षियों में किस प्रकार से होता है, राइट। रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, कि कौन कौन से अणु भाग लेते हैं इसमें वंशागति में। इसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, कैसे इसकी खोज हुई थी, राइट। DNA RNA के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट है विकास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए थे और उन्होंने अपने मत अनुसार बताया था कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे जैव विकास। तो जैव विकास क्या है, तो सरल संरचना वाले जीवों से जटिल जीवों का विकास होना। ठीक है, कुछ परिवर्तन क्रमिक परिवर्तनों द्वारा सरल संरचना वाले जीवों से जटिल जीवों का विकास होना क्या कहलाता है, जैव विकास। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो निम्न कोटि के जो जीव हैं कुछ परिवर्तनों द्वारा उच्च कोटि के जीवों में उनका विकास होना, उनका विकसित होना, यह कहलाता है जैव विकास कहलाता है।
फिर हम पढ़ेंगे कि डार्विन का क्या योगदान रहा है जैव विकास में, प्राकृतिक चयनवाद किसे कहते हैं और अनुकूली विकिरण, ठीक है। तो इनकी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 है हमारी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है। 14 मार्क्स की यूनिट है ये। टोटल 3 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव के रोगजनक क्या है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले क्या क्या कारक है, परजीवी और कीट, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नशीली दवाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे अल्कोहल और ड्रग्स आदि। फिर नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की क्या क्या कार्यनीति है जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायक हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि की जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में कि पादप प्रजनन क्या होता है। तो पादप प्रजातियों में से ऐसी किस्मों को अलग करना जो कृषि में उपयोगी हों, अच्छा उत्पादन कर सकें और रोग प्रतिरोधी वाली हों, ठीक है। ऊतक संवर्धन क्या होता है, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से मानव कल्याण में सहायक है। तो पहले बात आती है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो जिन्हें हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता लेनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहें तो दूध का दही बनना, लैक्टिक एसिड के द्वारा दूध का दही बनना, और सूक्ष्मजीव के और भी प्रयोग हैं जैसे प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण, ठीक है। टिड्डनी के उत्पादन में किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाता है इसका प्रयोग। अब यूनिट 4 है हमारी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं और ये 10 मार्क्स का है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम की क्या क्या प्रोसेस हैं उसके और क्या प्रिंसिपल हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है वो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों की ही ब्रांच है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, ठीक है। तो कृषि में इसका उपयोग सर्वोपरि है, वैक्सीन उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जीन चिकित्सा में किया जाता है, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे बीटी फसल क्या होती है, बीटी बैगन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब लास्ट यूनिट है हमारी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से 14 मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल 4 चैप्टर्स हैं इसमें। तो पहला चैप्टर है जीव और समष्टियाँ, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जीव और पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं और अनुकूलन। तो पारिस्थितिकी पहले बात आती है कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो जीव और वातावरण में के क्या संबंध है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जीव के चारों तरफ उपस्थित वातावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं, अध्ययन करने को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। कि जीव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी क्रियाओं द्वारा वातावरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसी के अध्ययन को। फिर नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम पढ़ेंगे पारितंत्र के क्या क्या प्रकार हैं, ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार से होता है, क्या क्या पिरामिड हैं, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड है जैव विविधता एवं संरक्षण, की जीवों के समुदाय और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या महत्व है, संकटग्रस्त जीव यानी जो जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की पूरे इंडिया में जो वन्य जीव हैं उन्हें संग्रहित करने के लिए क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और कौन कौन से हैं ये। और लास्ट हमारा पर्यावरण के मुद्दे हैं, यानी प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और ओजोन क्षय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि पूरी टोटल बायोलॉजी में 5 यूनिट्स थी जिसमें 16 चैप्टर्स थे। पहली यूनिट 14 मार्क्स की थी, सेकंड 18, फिर थर्ड 14 की थी, फिफ्थ 10 मार्क्स की और फोर्थ 10 मार्क्स की और फिफ्थ 14 मार्क्स की थी। टोटल 17 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का पेपर बनता है। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।